हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है एक नई क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ 12th ईपी बोर्ड बायोलॉजी का, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो हमारा सेकंड चैप्टर है 12th ईपी बोर्ड बायोलॉजी का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर से एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना पूछ ली जाती है विद नॉमिनेटेड। ठीक है, तो उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले जाने कि लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन की बात आती है तो वहाँ पर आवृतबीजी, यहाँ पर आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में बात करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से जब आवृतबीजी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा प्लांट किंगडम में डेवलप इस जाति है वो आवृतबीजी, सबसे डेवलप प्लांट। ठीक है, जिस प्रकार से हम जंतुओं में सबसे ज़्यादा विकसित हम मनुष्य लोग हैं, उसी प्रकार से प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा विकसित वो एंजियोस्पर्म है, यानी कि आवृतबीजी। आवृतबीजी क्या होते हैं, थोड़ा कैरेक्टर इसके बारे में जाने। जो सीड को कवर्ड रखते हैं, सीड रखते हैं, और सीड जिम्नोस्पर्म भी रखते हैं। अनावृत बीजी सीड वो भी रखते हैं, सीड ये भी रखते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सीड को ओपन रखते हैं और इसका सीड होता है वो कवर रहता है। आवृत बीजी भी दो प्रकार से, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री रूप से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल इनकी बात करें तो ये आवृत बीजी एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री, दो प्रकार से जनन करता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम, चना, मटर, गेहूं, मूंग, मक्का, गुड़हल इत्यादि इत्यादि आ जाते हैं इनमें। ठीक है, जो हमारे चारों ओर पुष्प प्लांट हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक बात बताऊँ, जिस प्रकार से किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग से लास्ट तक, यानी कि किसी का स्टार्ट होगा और उसका एंड भी होगा। जहाँ पे चल रहा है, जहाँ से चला है, तो जहाँ से चले हैं प्लांट, क्या डायरेक्ट एंजियोस्पर्म ही बने जिन पर फ्लावर पाए गए हों? ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं छोटी चीज़ से बढ़ करके अपने आप में डेवलपमेंट कर करके इन्होंने कुछ ये पुष्प लाइक स्ट्रक्चर अपने अंदर गेन की हो। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम में लोअर पार्ट की बात करें तो शैवाल से स्टार्ट होता है। यहाँ पर शैवाल के बाद फिर इन्होंने अपने आप में डेवलपमेंट किया, फिर ब्रायोफाइटा से डेवलपमेंट किया, कुछ टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, हमारा एंजियोस्पर्म आया। और आज हम इसी एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। यहाँ से ये पीढ़ी चली जाती है शैवाल से एंजियोस्पर्म तक। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये तो मैंने जान लिया कि कोई चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। और हम साइंस साइड वाले हैं हम लोग, तो ये होना भी लाजमी है, क्योंकि जिसके अंदर क्यों, कब, कैसे साइंस साइड वालों के अंदर नहीं है तो समझ लो फिर तो आप पढ़ाई चल रही, बाकी समझ में कुछ तो आ नहीं रहा है। क्योंकि जिसके अंदर क्यों क्या होगा तो वो उसके अंदर प्रश्न और उत्तर दोनों बन जाएंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे पढ़ना क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, क्या अपने पास ये रखता है, क्यों रखता है। ठीक है, फ्लोर की बात आती है तो यहाँ पर लैंगिक इसे बात करें कि है क्या पुष्प। तो इन सिंपल लैंग्वेज सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि लैंगिक संरचना है। पुष्प क्या है, एक लैंगिक संरचना है जो अपने में नर पार्ट को एंड मादा पार्ट को, इन दोनों को अपने अंदर रखता है और इन्हीं के थ्रू निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद ऐसे कंटिन्यू अपने आप जनरेशन में ग्रोथ करते रहते हैं। जनन करने के बाद नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये नर व मादा अंगों को रखते हैं, नर व मादा पार्ट को रखते हैं
जो जनन में सहायक होते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुष्प की दूसरी रूप में बात करें तो आज के टाइम में पुष्प एक व्यापारिक रूप से यूज करने वाली चीज़ बन गई है। लाइक पुष्प को क्यों इतना यूटिलाइज किया जाता है। और यहाँ पर एक और बता दूं कि पुष्पों की खेती भी होती है। पुष्प होते हैं, पुष्प अपने आप में नर व मादा पार्ट को रखते हैं। ठीक है, ये लैंगिक संरचना होती है जहाँ पर जनन होता है और इनकी खेती भी की जाती है। तो जनन तो ठीक है अपने आप में, जनरेशन अपनी बढ़ाने के लिए, लेकिन पुष्पों की खेती क्यों? इसकी खेती तो एक व्यापार बन चुकी है, बहुत बड़ा व्यापार बन चुकी है और की जाती है उच्च लेवल पर। क्यों की जाती है? और सबसे पहला पुष्पों की खेती को कहते क्या है? करने की खेती को कहते हैं हम फ्लोरिकल्चर। ओके, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोरिकल्चर। तो इसे कॉपी में आप नोट करिएगा कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पुष्पों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब फिर से साइंस साइड वाले हैं तो क्यों होना लाजमी है? तो क्यों करते हैं? खेती करते हैं तो क्यों करते हैं? पुष्पों की खेती करते हैं उसको तो हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, लेकिन खेती क्यों करते हैं? जब क्यों की बात आएगी तो इससे एक अच्छे तौर पर देखें तो इसका यूज, पुष्पों का यूज माला बनाने में, मंदिरों में चढ़ाने के लिए, लोगों के सामान में एंड डेकोरेशन में व्यापारिक रूप से बहुत बिकन से इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। इन एवरी सेगमेंट, प्रत्येक माध्यम में पुष्पों का अच्छी तरीके से यूज किया जा रहा है आज के टाइम में, सजावट से लेकर और अदर चीज़ों में भी। तो इसी प्रकार से इसकी व्यापारिक तौर पर मांग बढ़ती जा रही है और होती भी है, व्यापार में इसका यूज किया जाता है। देन क्लियर हो गया कि पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसकी खेती क्यों की जाती है? क्योंकि इसका यूज कई जगहों पर किया जाता है। देन आगे हम बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो फ्लोर, अभी मैंने सिंपल पुष्प के बारे में पढ़ा है कि पुष्प क्या है। ये सेक्सुअल ऑर्गन है, लैंगिक संरचना है जो अपने अंदर नर व मादा पार्ट को रखती है। अपने आप में इसी में निषेचन होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम फ्लोर के बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। फ्लोवर में 2 नर जननांग पाए जाते हैं। उससे पहले फ्लोर में जननांग यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन एंड सहायक अंग जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं। फ्लोवर होता है, फ्लोवर में कुछ चीज़ें होगी। अगर सेक्स ऑर्गन है तो सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कुछ और भी होना चाहिए। तो सेक्स ऑर्गन तो जनन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर प्रोसेस नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, लाइक फ्लोवर एंड बीज, इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। और इनके प्रोटेक्शन में सहायक जनन अंग होते हैं। निषेचन के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम सहायक जनन अंग कहते हैं, सहायक अंग। एंड जनन अंग में बात करें कौन कौन से कंटेन होते हैं, तो पुमंग जिसे हम एंडोसियम कहते हैं एंड जायांग गाइनोसियम कहते हैं। समझ आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे आगे। पुमंग, एंडोसियम, एंडोसियम किसे? नर जननांग, नर जनन अंग को एंडोसियम कहते हैं जिसे हम पुमंग कहते हैं। एंड जायांग जिसे इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, ये मादा जनन अंग है। समझ आया? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, पुमंग को एंडोसियम नर जननांग कहते हैं, गाइनोसियम जायांग को मादा जनन अंग कहते हैं। एंड जनन अंग क्लियर हुए। अब हम फ्लोर में सेकंड जो पाया जाता है पार्ट्स उसे सहायक अंग कहते हैं। सहायक अंग में क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है एंड दलपुंज होता है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, इनको आगे हम अच्छी तरीके से और डिस्कस करेंगे। बाह्य दल यानी कि कैलिक्स, बाह्य दल कैलिक्स कहते हैं और दलपुंज कोरोला कहते हैं, कोरोला होता है। ठीक है, जो बाह्य दलपुंज होता है वो कलर्ड होता है और ये कलरलेस होता है, कोरोला जिसे दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज सहायक जननांग होते हैं। इन दलपुंज
जो दलपुंज बनते हैं ना वो आफ्टर प्रोसेस, यानी कि किसी के ग्रुप से, किसी की एक संख्या से, उसके ग्रुप से फिर आफ्टर दलपुंज बनते हैं। इसी प्रकार से बाह्य दलपुंज बनते हैं। फिर इनकी यूनिट्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लाइक यहाँ पर देखेंगे हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखेंगे अच्छे से। आई थिंक विजिबल हो रही होगी अच्छे से। देन सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर में नर जननांग। अगर हम अंदर से बात करें, स्टार्टिंग से आकार की में अंदर से बाहर की ओर आए, तब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी कि जायांग। ठीक है, ये देख रहे हो हम हाईलाइट कर रहे हैं कलर से, रेड कलर से। देन आई थिंक विजुअल हो रहा होगा। तो ये है ओवरी, सबसे अंदर वाला पार्ट ओवरी, यानी कि जो गाइनोसियम है, जायांग, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब गाइनोसियम एक पार्ट से थोड़ी ना बना होगा, तो उसमें भी हम डिवाइडेशन करेंगे। मादा जननांग है, इसे मादा जननांग है। तो इसमें जो ऊपर पार्ट पाई जाती है एक सुराही जैसी संरचना, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको आसानी से समझिए पार्ट्स को, फिर बाद में डिस्कस करेंगे वर्तिकाग्र क्यों प्रेजेंट है, इसका वर्क क्या है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट आता है, उसे हम स्टाइल यानी कि वर्तिका कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट आता है जो नीचे राउंड शेप होता है, उसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, उसे हम ओवरी कहते हैं। गाइनोसियम यानी कि मादा जननांग हो गया, ठीक है, जायांग हो गया। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एंड जो इनर पार्ट होता है, अंदर साइड पाया जाता है, उसे ओव्यूल यानी कि अंडक कहते हैं। ये पार्ट हो गए जायांग, मादा जननांग के। यहाँ पर हम इनके, जब ये तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट के समूह को भी कुछ कहेंगे। जैसे पहले इनके समूह को जायांग कहते थे, जायांग के बाद किसी और दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में इसको हम तीनों को मिला के कुछ और भी कहेंगे, तो हम समझेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले जननांग आते हैं फ्लावर में। जननांग में स्टिग्मा हमने देखा है ऊपर, स्टिग्मा, फिर स्टाइल होता है जो वर्तिका, एंड ओवरी अंडाशय। इन तीनों को मिलाकर स्त्री केसर हम कहते हैं, यानी कि पिस्टिल कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, यानी कि गाइनोसियम जो जननांग है फ्लावर का। एंड सेकेंड, ये हमने डिस्कस कर लिया है, जननांग डिस्कस किया है, यानी कि जायांग है जो मादा जननांग है। एंड सेकंड, ये किसी पर प्रेजेंट भी होगा, तो जिस पर ये रखा हुआ होता है, स्टे होता है, रुका हुआ होता है, उसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस यानी कि पुष्पासन। यहाँ पर इसमें डिसेक्शन करेंगे तो समझ आ रहा है, पुष्प का आसन, जिसपे पुष्प विराजमान हो या रुका हुआ हो, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। तो यहाँ पर सारा पुष्प टिका हुआ होता है या लगा रहता है इस पर ही। तो इसके डंठल को, हम गुड़ैल को फूल को तोड़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक लंबी पतली संरचना ऐसी पाई जाती है, स्ट्रक्चर, जिसे हम पकड़ते हैं, उसे हम पेडिसिल कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। देन आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट जननांग हम बात करेंगे जो होता है नेक्स्ट बात करेंगे पुमंग। पुमंग यानी कि एंडोसियम जो नर जननांग है। नर जननांग में बात करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर निकलती हुई ऊपर जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम एंडोसियम यानी कि पुमंग कहते हैं। एंडोसियम पुमंग कहते हैं। इस पुमंग की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें जो अपर साइड ये प्रेजेंट है, इसे हम एंथर यानी कि परागकोश कहते हैं। एंड ये स्ट्रक्चर, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट एंड एंथर को स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला करके हमने पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर कहा था, उसी प्रकार नर जननांग के एंथर
और फिलामेंट को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर के समूह को हम एंडोसियम यानी कि पुमंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख भी रख सकते हैं। जो एंथर होता है, देखा अभी ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट होता है एंथर, एंड ये पार्ट फिलामेंट होता है। एंथर फिलामेंट इन दोनों को मिला करके स्टेमन बना, स्टेमन, और स्टेमन के समूह को पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम पुमंग कहते हैं, यानी कि नर जननांग। तो यहाँ पर आई थिंक क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि जननांग, जायांग एंड पुमंग। नर जननांग को पुमंग कहते हैं एंड मादा जननांग को जायांग कहते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट क्लियर कर लिया है हमने, नर जननांग का और मादा जननांग का। तो नेक्स्ट पार्ट फ्लोवर का आता है, वो आता है सहायक अंग। सहायक अंग में क्या आता है? सबसे पहले पीटल आता है। इसमें हम पहले फ्लोवर में देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये फ्लावर है, फ्लोर की, इसे हम पीटल कहते हैं, डल कहते हैं। एंड जो बाहर से ग्रीन कलर की किसी फ्लावर, गुड़ैल के फ्लावर को देखेंगे हम, तो उसमें जो उसके अराउंड ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे हम सेपल कहते हैं। सेपल मतलब बाह्य दल, और यहाँ पर इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि बाह्य और दल, जो बाहर से दल में लगे हुए होते हैं सेपल, उन्हें हम कहते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। कब तक? टिल फ्लावर के फूलने तक या फ्लावर के मैच्योर होने तक उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम दल कहते हैं, स्पीटल कहते हैं। अब इनकी बात करें, सहायक जननांग की हम आगे बात करेंगे कि एक ग्रुप में क्या कहलाते हैं, यानी यूनिट में क्या कहलाते हैं। तो सहायक जननांग की यूनिट को फीटल कहते हैं, यूनिट को फीटल कहते हैं। जो समूह के, पीटल के समूह को ग्रुप ऑफ पीटल इज कॉल्ड कोरोला, दलपुंज। एंड जो सेपल होता है बाह्य दल, ग्रुप ऑफ सेपल, बाह्य दल, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल पुंज। जो एक यूनिट होती है उसके अराउंड ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, उसकी एक कली को अगर हम एक यूनिट को अलग करेंगे तो उसको हम सेपल कहेंगे। और उसके अराउंड 4 से 5 पाई जाती हैं, अलग अलग फ्लोवर में अलग अलग क्वांटिटी में पाई जाती है। तो उसके टोटल समूह को और अराउंड में जितनी सारी पाई जाती हैं उन सबको हम मिला करके कैलिक्स बोल देंगे। अगर फ्लोवर को किसी ने पकड़ा है हाथ में, तो उसने पूछा इसके अराउंड ग्रीन कलर की ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, तो देन यू कैन से दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, यानी कि इसको हम कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। इफ देन दे विल सेपरेट वन यूनिट एंड कॉल यू दैट व्हाट इज दिस, देन यू विल से दैट इट इज कॉल्ड सेपल, यानी कि बाह्य दल। तब आप उससे, यदि वो एक यूनिट को निकाल कर आपसे पूछेगा कि इसे क्या कहेंगे, तो आप बाह्य दल कहेंगे। यदि उसके पूरे समूह को ग्रीन कलर के पूछे कि इसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कैलिक्स कहेंगे। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसके अंदर जो लेयर पाई जाती है फ्लोवर में संरचनाएं, उसे हम उसके यूनिट को अगर निकाल के बात करेगा तो कहेंगे पीटल, यानी कि दल। यदि उसके समूह को पूछे कि इसे क्या कहेंगे, देन यू विल से दैट इट इज कॉल्ड कोरोला, यानी कि दलपुंज। तब आप कहेंगे इसे दलपुंज कहते हैं। एंड आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे इसे हम, कि पुष्प की आकारिकी की बात करें, संरचना बाहर से अंदर की ओर। कोई पूछ के, जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पुष्प की बाहर से अंदर की ओर संरचना का एक्सप्लेनेशन कीजिए, पार्ट का नाम लिखिए, देन तब हम सबसे बाहर संरचना पाई जाती है जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है बाह्य दलपुंज के यूनिट को, इकाई को हम सेपल कहते हैं, और सेपल के ग्रुप को, यानी कि बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। एंड सेकंड अंदर की ओर स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज की इकाई, यूनिट को हम पीटल कहते हैं, और
ग्रुप ऑफ पीटल इज कॉल्ड दलपुंज। ठीक है, यूनिट को, दलपुंज की यूनिट को पीटल कहते हैं और पीटल के ग्रुप को दलपुंज कहते हैं। जो सबसे बाहर से अंदर की ओर संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं जो सहायक अंग होते हैं। ठीक है, एंड तीसरी स्ट्रक्चर जो अंदर की ओर प्रेजेंट होती है वो होती है पुमंग, इसे हम एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम मतलब नरजननांग। नरजननांग में हमने पढ़ा है एंडोसियम कब कहते हैं, जब हम एंथर, फिलामेंट यानी कि परागकोश और तंतु को मिलाकर के स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के समूह को, स्टेमन के ग्रुप को पुमंग कहते हैं। एंड अंदर की ओर पार्ट पाए जाने वाला नेक्स्ट होता है वो होता है जायांग। जायांग गाइनोसियम, गाइनोइसियम, गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम इसे कब कहते हैं, जब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन सबको मिला करके क्या बनता है, स्त्री केसर बनता है। स्त्री केसर के समूह को यहाँ पर लिखेंगे, स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को हम कहते हैं गाइनोसियम यानी कि जायांग कहते हैं। देन आई थिंक अच्छे से विजुअल हुआ होगा, अच्छे से क्लियर टॉपिक हुआ होगा। देन आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पहले फ्लोवर होता है। फ्लोवर में जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए, सबसे अंदर की ओर स्ट्रक्चर होती है वो स्त्री केसर होती है जिसे हम जायांग कहते हैं, इसे हम मादा जननांग कहते हैं। एंड उससे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के समूह को एंडोसियम कहते हैं। एंड दैट, ये दोनों स्ट्रक्चर स्त्री केसर जायांग और पुंकेसर पुमंग, इनको हम जननांग कहते हैं। एंड सेकंड सहायक अंग जिनमें से पीटल, पीटल के समूह को दलपुंज कहते हैं और सेपल बाह्यदल, इसके समूह को कैलिक्स यानी कि बाह्यदल पुंज कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है। तो नेक्स्ट, इनसे पहले इन सारी चीज़ों से मिलकर एक प्रोसेस होती है, निषेचन होगा, जिससे मादा जननांग एंड नर जननांग में निषेचन होगा। निषेचन होने से पहले कुछ घटनाएं होंगी तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट डाल के पढ़ेंगे। पुष्प आद्यक यानी कि फ्लोरल प्राइमोडियल के मध्य विभेदन एक अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। इनके बीच एक अग्रिम, एक पहला वाला विकास, फर्स्ट विकास डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंड सेकंड पुष्प क्रम की रचना होती है और पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, पुष्प का निर्माण होता है जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। जो पुष्पीय कलिकाएं बनाती हैं, पुष्पीय कलिकाओं के बाद पुष्प को धारण कर लेती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट, पुष्प में नर व मादा संरचनाएं पुमंग तथा जायांग गाइनोसियम होता है। इन पुमंग, एंडोसियम, नर जननांग, जायांग, गाइनोसियम, मादा जननांग, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है अच्छे से। देन नेक्स्ट, जो पुंकेसर होता है, स्टेमन, एंडोसियम, एंडोसियम मतलब नर जननांग है ना, नर जननांग होगा जिसे हम पुमंग कहते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर के ग्रुप को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। लघुबीजाणुधानी, माइक्रोस्पोर, पोलिन ग्रेन, परागकण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुंकेसर, एंडोसियम जो अभी हमने पढ़ा है, पुंकेसर एंथर एंड फिलामेंट के ग्रुप को, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के पुंकेसर स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के ग्रुप को एंडोसियम कहते हैं। ठीक, क्लियर। देन पुंकेसर पढ़ेंगे। स्टेमन इसे कहते हैं, देखो स्टेमन लिखते हैं। तो स्टेमन क्या होता है, ये एक लंबी पतली डंठल तंतुनुमा संरचना होती है। ठीक है, लंबी पतली डंठलनुमा संरचना होती है। सेकंड पॉइंट, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश होता है। इसकी अंतिम संरचना होती है, यहाँ पर हम देखेंगे जो ये ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, एंथर कहते हैं।
इसे फिलामेंट कहते हैं। इन दोनों को मिला करके स्टेमन का निर्माण हुआ। स्टेमन के ग्रुप को पुमंग कहते हैं। इसके ग्रुप को पुमंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा, यहाँ पर देखा है कि लंबा पतला डंठल-नुमा, लंबा पतला होता है, डंठल-नुमा संरचना होती है। इसके अंतिम सिरे पर सामान्यतः द्विपालित होता है, बाइलूब्ड होता है। ठीक है, ये संरचना होती है बाइलूब्ड होती है, यानी कि द्विपालित होती है, दो पालियों में बटी हुई होती है, जिसे पोलिनसेक पराग कोष इसमें होते हैं। ठीक है, जिसे हम पराग कोष कहते हैं, द्विपालित संरचना होती है उसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आवृतबीजी पराग कोष द्विपालित होते हैं। आवृतबीजी पराग कोष एंजियोस्पर्म पोलिनसेक, अभी हमने एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ा है, क्योंकि ये फ्लोवर होते हैं, इनमें बीज सीड होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, और इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आवृतबीजी पराग कोष द्विपालित होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इसको हम डिटेल से देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस यहाँ पर देखेंगे। ये एंडोसियम है, ठीक है, ये परागकोश है, तंतु है। इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसका डिसेक्शन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जहाँ पर अभी देखा है कि एंजियोस्पर्म में जो पोलिनसेक हुआ वो द्विपालित होता है, बाइलूब्ड होता है। बाइलूब्ड मतलब यहाँ से हम डिसेक्शन किया है, तो यहाँ पर देखिए ये पाली है, ये दो पाली होंगी, और यहाँ पर लिखा भी है हर पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, कि हर पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो आप कमेंट में बताएंगे यदि द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, तो एंजियोस्पर्म परागकोश में टोटल कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि नहीं समझ आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मेरे समझ में नहीं आया। देन इस कक्षक को डाइथिकस कहते हैं, द्विकक्षीय होता है, डाइथिकस होता है, द्विकक्षीय होता है। देखो, प्रत्येक पाली, एक परागकोश में 2 पाली होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। एक पाली ये हो गई, एक ये हो गई, 2 पाली हो गई। अब प्रत्येक पाली में 2 कक्षक होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कक्षक होते हैं। तो पहले पाली कितनी, 2 पाली, प्रत्येक पाली में 2 कक्षक होते हैं, तो एक पाली में 2 2, यहाँ पर हम कितने हो गए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल हो गए 4। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4, यानी कि हमारे कक्षकों की संख्या, 2 पाली में कक्षकों की संख्या 4 हो जाती है। आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और हम लगातार वाइज और पॉइंट वाइज 12th बायोलॉजी यूपी बोर्ड डिस्कस करेंगे। हम पहले तो पूरी बुक को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हम बोर्ड की दृष्टि से आपको वो हर टॉपिक क्लियर कराऊंगा, वो हर टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा जो बोर्ड हमें पूछता है, जो बोर्ड हम पे पूछता है। तो धैर्य रखिए आप और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आई थिंक अच्छे से चल भी रही होगी तैयारी। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।